स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस बहुत ही शानदार बिहार जीविका के इस कंप्यूटर सेशन में। और जैसे कि आज की इस वीडियो में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उसके प्रकार के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। शायद ये सेशन आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल साबित होने वाला है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए ताकि रोज रोज का आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास दिया जाए और वीडियो का लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंचे, है ना। तो यही बात हम कहना चाहते हैं। एक बार वीडियो को तनी शेयर कर दीजिए तो तनी बढ़िया से चलिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग जो पढ़ना है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल एप्लीकेशन, कस्टमाइज एप्लीकेशन। अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने तो शुरू कर दिया लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं बोला। चलिए भाई, अगर आप मेरा वीडियो सुबह के समय में देख रहे होंगे तो गुड मॉर्निंग, और दोपहर के समय में देख रहे होंगे तो गुड आफ्टरनून, और शाम के समय में देख रहे होंगे तो गुड इवनिंग। और मेरे तरफ से सलाम और प्रणाम है और सभी के लिए ढेर सारा दुआ आशीर्वाद है। और आपके गार्जियन बंधु को भी मेरे तरफ से सलाम और प्रणाम है। आप सभी का भी दुआ आशीर्वाद मेरे ऊपर होना चाहिए। हालांकि रोज रोज वीडियो बनाने के लिए आना है और आप सभी के बीच खड़ा होकर के ढेर सारे कंटेंट को पढ़ाना और बताना है तो काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ये ऊर्जा की खपत करने में तभी मज़ा आती है जब आप लोगों की तरफ से ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद मिलते रहती हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग अपनी प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम भेजिएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि आपकी ये बात सर अगर आपके लिए कंसिस्टेंसी रखते हैं और हर रोज़ कंप्यूटर का सेशन लेकर के आते हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है ना। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। यहाँ देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है ना, सबसे पहला बात कि सॉफ्टवेयर क्या होता है ये आपको पता है ना। सॉफ्टवेयर को दो हिस्सों में बांटा गया और मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ा दिया इसके पहले वाली वीडियो में। सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और ये वही सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम के अंदर रह करके सिस्टम को चलाता है। ये वही सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाते हैं, अपनी पुरानी नई गर्लफ्रेंड से बात करते हैं वीडियो कॉल के थ्रू। जो व्हाट्सएप आप देख रहे हैं ना वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यूट्यूब जिसके माध्यम से आप हमारी आवाज़ों को और हमारी वीडियो को देख रहे हैं ये भी एक सॉफ्टवेयर है। जो यूट्यूब सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। मतलब सॉफ्टवेयर को दो हिस्सों में बांटा गया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सॉफ्टवेयर का ही एक प्रारूप है। तो कुल मिला जुला करके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या बाबू? लिखो कमेंट सेक्शन में लिखो। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ओ माय गॉड, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के अंदर रह करके कंप्यूटर के सिस्टम को चलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कराता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो भाई जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाई देता है और जिस स्क्रीन पर दिखे आइकन को, वो सॉफ्टवेयर को जब हम छेड़ते हैं और फिर हम अपनी हर कामों को जो घंटों का काम मिनटों में करते हैं ना, उसी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। हालांकि सिस्टम सॉफ्टवेयर को तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला का है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा है लैंग्वेज ट्रांसलेटर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक एक करके सबके बारे में पोस्टमार्टम करेंगे, बताएंगे। और यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो जनरल एप्लीकेशन होता है और एक होता है कस्टमाइज एप्लीकेशन। जनरल एप्लीकेशन जो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू मिलता है, कस्टमाइज एप्लीकेशन जो हम लोग खुद से उसको जिस हिसाब से चाहे बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम ज्ञापन एकेडमी का एक ऐप बनवा दें आईटी सेल वालों से, तो क्या करेगा, ज्ञापन एकेडमी का ऐप बनेगा जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल रहेगा, वहां से आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद से आप हमको पे करेंगे। हम जिस सिस्टम से चाहें जिस हिसाब से चाहें उसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। हम चाहें तो अपने एप्लीकेशन को डिजाइन करवा सकते हैं, कह सकते हैं कि एगो फाइल रखने वाला फोटो सोटो अलग रख दो, एक वीडियो वाला फाइल रखने का अलग रख दो, है ना। क्लास मान के चलिए कि 8, 9, 10, 11 का सारे एनसीईआरटी बुक का जो वीडियो है वो हम बना करके डालते जाएंगे, उसके लिए एक अलग सेक्शन रख दो। या फिर मान के चलो नोट्स देने वाला है और उसके साथ टेलीग्राम को जोड़ दो कि वहाँ से नोट्स ले सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक के लिए अलग कर दो, यूट्यूब के लिंक के लिए अलग कर दो। मतलब मैं चाहूँ तो सब कुछ जिस तरीके से चाहूँ कस्टमाइज करवा सकता हूँ, डिजाइन करवा सकता हूँ। यहाँ पर देखेंगे भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओ माय गॉड, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पढ़ना है। इसके बाद वाली वीडियो में हमें इसके बेस पर ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। अगर आपको कंटेंट पढ़ने में दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो मैं पढ़ाने और आपके बीच समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर थोड़ी सी कंसंट्रेशन रखेंगे, थोड़ी सी बातों को समझने की चेष्टा रखेंगे,
तो ये चीज़ें आपको 100% समझ में आ जाएगा। यहाँ देखेंगे, समझिएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन को मैनेज करते हैं, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन को मैनेज करते हैं, उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। भाई कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं, एसएसडी है ना, या मान के चलो कि उसके अंदर मदरबोर्ड है, या मान के चलो जो उसके मॉनिटर है, या उसके अंदर की जो सिस्टम है, रैम रोम वगैरह, जो भी चीज़ें अदर क्लास या जो भी उसमें भरे हुए हैं, जो भी उसके अंग है, उन सारे अंगों के साथ रह करके ये सॉफ्टवेयर काम करते हैं। और मान के चलिए कि स्क्रीन पर देखिए जो एप्लीकेशन होते हैं, उस एप्लीकेशन को भी ये मैनेज करते हैं। यह यूजर और हार्डवेयर के बीच मध्य यानी मीडिएटर के रूप में कार्य करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे, मान के चलिए हम हो गए लड़के वाले, और जिस लड़की से हमारा शादी हो रहा है, लड़की वाले के घर, उन दोनों के बीच एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारी बातों को और उनकी बातों को सुनता समझता है, और हमारी बात को उन तक पहुंचाता है और उनकी बात को हमारे तक पहुंचाता है। यानी कि जो बीच में रहता है उसको अपन भोजपुरी में कहावत है अगुआ, मेडिएटर। मेडिएटर क्या है कि हमारी पक्ष की बातें उसमें ले जा करके रखेगा और उसकी पक्ष की बातें हमारे पास ला करके रखेगा। यानी कि दोनों की बातों को सुन करके दोनों को मैनेज और दोनों को रिश्तों को जोड़ने की बात करेगा। उसी तरीके से मान के चलिए कि हम हार्डवेयर को किस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम को किस हिसाब से एप्लीकेशन को चलाते हैं, इन हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच के एक मेडिएटर के रूप में काम करने वाला एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस, जिसको ओएस कहेंगे। विंडोज, लिनक्स, फॉर्मवेयर, हार्डवेयर में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी प्रोग्राम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क मैनेजमेंट टूल वगैरह, ये सभी चीजें आते हैं। बात करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को कितने हिस्सों में बांटा गया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया। कितने? 3 श्रेणियों। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ओएस है ना, दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जो कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और इसको बारी बारी से अगर समझने और पढ़ने की कोशिश करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई, अगर बारीकी से समझे हर एक लाइन को तो इससे ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, जाहिर सी बात है कि अगर मैं एक किस्सा कहानी सुनाऊं और उसी किस्सा कहानी से बोलूं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, है ना, और उन चारों पुत्रों का मैं नाम बता दूं और फिर पूछो कि राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, तो आप आंसर नहीं लगाओगे, कहोगे हाँ सर हम तो कहानी ध्यान से सुना था कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 2, 3, 4, 5, तो आप लगाएंगे 4। सर ऑप्शन सी 100% राइट है। उसी तरीके से है भाई, ये जो हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं इसकी भाषा को समझ लीजिए और इसी के बेस पर जो ऑब्जेक्टिव होगा आपको उसका आंसर लगाना काफी आसान हो जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर ले तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस मुख्य सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। यह प्रोग्राम चलाने के लिए वातावरण इन्वायरमेंट प्रदान करता है। भाई ये प्रोग्राम को चलाने के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो प्रोग्राम अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चले। यह कंप्यूटर हार्डवेयर यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, बोले तो एक मीडिएटर का काम करता है। उदाहरण के लिए विंडोज जो होता है ना, कौन सा विंडो, विंडो 11, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 5, जो भी है ना, मैकओएस, लिनक्स और एंड्रॉयड, ये जितने भी है ना, ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मान के चलो आजकल जो हम एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एंड्रॉयड क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज जो हम कंप्यूटर के अंदर देखते हैं वो विंडोज क्या है? जिस विंडोज में बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो विंडोज क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, है ना। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जिसे लैंग्वेज प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर को किस नाम से जाना जाता है? लैंग्वेज प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। भाई ये क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्रोत कोड, सोर्स कोड को एक प्रोग्रामिंग भाषा से दूसरी प्रोग्रामिंग भाषा में अनुवादित करता है, यानी ट्रांसलेट करता है, यानी कि एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करे। यानी ये ट्रांसलेटर कंप्यूटर के अंदर बैठा हुआ था। जैसे कि मान के चलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम श्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब हमारे देश से दूसरे देश यानी कि यूएस में जाते हैं, अमेरिका के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहां पर की भाषा जो होती है ना वो इंग्लिश में होती थी। इनके पास यहाँ से इंडिया से कोई एक व्यक्ति उनकी बगल में ट्रांसलेटर के रूप में जाता है। क्या करता है कि जो भी अगर अमेरिका के व्यक्ति अगर कुछ बोलता है या वहाँ के जो मान के चलिए कि राष्ट्रपति हैं, है ना, वहाँ की जो शासन है, वहाँ की शासन की जो सरकार है, अगर वो इंग्लिश में बोलती है तो उनकी भाषा को तो हमारे मोदी जी समझेंगे नहीं, तो मोदी जी को हिंदी भाषा चाहिए। तो एक ट्रांसलेटर होता है, एक मीडिएटर होता है ना, वो क्या करता है उसकी इंग्लिश को सुन लेता है और तब इनको हिंदी में बताता है कि ये कहना चाहता है कि नहीं।
जरा सोचिए। तो उसी तरीके से लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हमारे इस कंप्यूटर के अंदर होता है। हम किसी भी भाषा में लिखें वो हमारी भाषा को समझ जाता है ना। कंप्यूटर केवल मशीन भाषा 0 और 1 को समझता है। देख रहे हो ना, मशीन भाषा 0 और 1 को समझता है बेचारा, बस अब इसी से सारा चीज बनाता है। और मशीन भाषा में कोड लिखना कठिन होता है, इसलिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यानी कि 0 और 1 को समझता है, बड़ा दिक्कत हो गया, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर का बोले तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बात कि असेंबलर, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा को कोड मशीन कोड 0 या 1 में परिवर्तित करता है। ये बात एक क्लियर हो गई पहला। दूसरा ये है कि कंपाइलर, यह एक ट्रांसलेटर है जो उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे कोड को मशीन भाषा में अनुवाद करता है, यानी मशीनी भाषा में कर देता है। इंटरप्रेटर, यह एक ट्रांसलेटर है जो कोड की एक एक लाइन को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। ये बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। आप कहेंगे कि सर ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप बड़ा फास्ट बोल रहे हैं, बड़ा तेजी से हम लोग की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। बट ऐसा बात नहीं है बाबू, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, है ना। अगर जहाँ दिक्कत होगी तो वीडियो के एंड में या कमेंट सेक्शन में वहाँ पर लिख दीजिएगा कि सर यहाँ पर दिक्कत हुई, तो हम ऑब्जेक्टिव कराने के समय में आप सभी के बीच उसका बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। यहाँ देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम के सही और सुचारू संचालन को बनाए रखने में सहायता करता है। ओह माय गॉड। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्षमता और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक टूल के रूप में कार्य करता है। यानी कि सिस्टम को कितना और हेवी करना है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम करता है उसी के हिसाब से। इस सर्विस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना, यानी ये क्या करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर इसको हम सर्विस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं तो क्यों जानते हैं, यानी कि मान के चलिए जो भी कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के जो भी अंग हैं, मान के चलिए जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, उनको अच्छे तरीके से सर्विस करने का काम करता है कि नहीं है। जैसे मान के चलिए हमारी मोटरसाइकिल खराब हो जाती है तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक क्या करता है उसको सर्विस करने का काम करता है। उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कहीं ना कहीं से हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सर्विस करने का काम करता है ना। तनिया सा बिगड़ेगा तो 2-4 थप लगाएगा, ठीक से काम करना शुरू कर देगा। यह कंप्यूटर को बग से सुरक्षित रखता है। देख रहे हो ना, यानी कंप्यूटर के अंदर कोनो बग यानी किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कीड़ा घुस रहा है तो रोकने का काम करता है, 2-4 लत लतियाने का काम करता है ना। यानी कि पूरी तरीके से सर्विस का काम करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि सी क्लीनर हो गया, या डीप रेगुलर हो गया, या नॉर्टन हो गया, या मैकैफे हो गया, या क्लीन माई पीसी हो गया, या वायर शार्क हो गया, या नेट प्रोटेक्टर हो गया, या कुछ भी हो सकता है। मान के चले कि जो भी हम लोग एंटीवायरस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो वायरस के एंटी काम करते हैं, यानी कि वायरस के खिलाफ काम करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बग या इलेक्ट्रॉनिक कीड़े को मारने का काम करता है। ये क्या चीज़, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती हैं, ये आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कार्य क्या होते हैं। तो भाई ये डिस्क क्लीन अप करने का काम करता है, यानी कहीं ना कहीं से ये एक ऐसे एप्लीकेशन है जैसे कि क्लीनर यूजर्स को अस्थायी फाइलें, सिस्टम कैशी और अन्य अनावश्यक डेटा को हटाकर डिस्क को खाली करने में सहायता करते हैं। ये तो पहला काम हो गया। डिस्क डिफ्रैगमेंटर्स, ये डिफ्रैगलर जैसे एप्लीकेशन हार्ड ड्राइव पर, है ना, फ्रेगमेंटेड डेटा को पुनः व्यवस्थित करते हैं जिससे एक्सेस की गति संपूर्ण सिस्टम के प्रदर्शन में सुधार होता है। पढ़ते जाइएगा। बैकअप प्रोग्राम की बात करें तो एक्रोनिस टू इमेज, है ना, और विंडोज बैकअप जैसे प्रोग्राम यूजर्स को अपने डेटा को बैकअप बनाने की अनुमति देते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि सिस्टम विफलता या डेटा हानि की स्थिति में महत्वपूर्ण फाइलें संरक्षित रहे। यानी कि जो चीज़ें अगर मान के चलो एक कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इस चीज़ को ये यूटिलिटी बॉक्स क्या करता है, बहुत हद तक बचाने की और सेव करने की कोशिश करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात करें तो नॉर्टन एंटीवायरस और मैकैफे जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर को मेलवेयर, वायरस और अन्य सुरक्षा खतरों से बचाते हैं। मतलब कि मान के चलिए कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार का बग अगर कहीं से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कीड़ा अंदर से घुसने की कोशिश कर रहा है, तो यही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसे बचाने की काम करता है। वे संभावित खतरों के लिए नियमित रूप से सिस्टम को स्कैन करते हैं और सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कार्य को और समझ लेते हैं। नेटवर्क यूटिलिटीज, वायर शार्क जैसे टूल्स नेटवर्क ट्रैफिक का विश्लेषण करते हैं और यूजर्स की नेटवर्क समस्याओं का निदान करने तथा नेटवर्क प्रदर्शन की निगरानी करने में मदद करते हैं। पिंग और ट्रेस रूट, है ना, भी कनेक्टिविटी का परीक्षण करने तथा नेटवर्क समस्याओं का निदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य यूटिलिटीज हैं। अब तो जो चीज़ें हैं वो मैं तो रिसर्च करके सोच कर समझ कर सारा तो लिख ही दिया हूँ। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एक और फायरवॉल सॉफ्टवेयर, जॉन अलार्म, यहाँ पर देख सकते हैं, और बिल्ड इन विंडोज फायरवॉल जैसी यूटिलिटीज आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक, है ना, की निगरानी करता है। यानी कि अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करते हैं। यानी नेटवर्क को माने बैलेंस करने का काम कौन करता है? फायरवॉल सॉफ्टवेयर। सिस्टम को अधिकृत एक्सेस या साइबर खतरों से बचाती है, यानी साइबर अटैक ना हो जाए इससे बचाने के लिए हमारे पास यूटिलिटी टूल्स के अंदर कौन सा है? फायरवॉल सॉफ्टवेयर होता है, जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक भाग है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? तो आपको तो पता है ना कि जो कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो ऐप दिखाई देता है उसी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जब कोई यूजर किसी सॉफ्टवेयर के साथ सीधे इंटरेक्ट होता है, यानी सीधे, यानी व्हाट्सएप है तो क्लिक करो रे, गर्लफ्रेंड से चैट करो रे, है ना, ये चीजें हो गई। तो जो एप्लीकेशन के साथ यूजर डायरेक्ट एंट्री करता है उसी को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये यूजर के लिए एक विशिष्ट कार्य निष्पादित करते हैं, यानी कि जो आपको चाहिए वो चीजें आप पहले समझ रहे होते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप हट करके एयरटाई अभी सुनने में आ रहा है कि अपना स्वदेशी ऐप लॉन्च हो गया, हालांकि वो कहाँ मिलेगा? आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। और प्ले स्टोर किसका है? गूगल का। गूगल किसका है? आप समझ ही सकते हो, अब आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते, है ना। तो देख सकते हैं यहाँ, इन्हें ऐप्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इन्हीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में ऐप्स के नाम से जानते हैं। इन्हें यूजर की आवश्यकता के अनुसार इंस्टॉल और अनइंस्टॉल किया जा सकता है, यानी कि ये जो एप्लीकेशन होते हैं इन्हें हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं आप इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम को चलाने वाला होता है। अगर वो करप्ट हुआ, वो भ्रष्ट हुआ, वो इंटरप्ट हुआ तो जाहिर सी बात है कि 100% पूरे सिस्टम को लेकर बैठ जाएगा, पूरा लाइन एंड पूछना कि उसका कंप्यूटर का ब्रेन, है ना, और उसका समझिए तो उसका हड्डी पसली और पूरी तरीके से टांग टूट जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर कोई गड़बड़ी आई तो एप्लीकेशन होता है भाई, एप्लीकेशन आपकी मर्जी की बात है। एप्लीकेशन रखो तो उसके साथ बहुत सारे मेलवेयर आते हैं जिसको बचाने के लिए क्या है, अभी इसके थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये फायरवॉल सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि नेटवर्क यूटिलिटीज़ होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एंटीवायरस के रूप में, जिस तरीके से हम एंटीवायरस इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से ये लोग काम करते हैं, है ना, यानी सिस्टम को अधिकृत एक्सेस और साइबर खतरों से बचाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाजुला जब हम लोग एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम वो चीज़ें बहुत दिन तक रख पाएँ, है ना, हम चाहें तो उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन पर इंस्टॉल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, टैली, सीएडी, कोरेल ड्रॉ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, सामान्य एप्लीकेशन और कस्टमाइज एप्लीकेशन। मैंने आपको तो बताया ही था कि इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक तो हो गया कि सामान्य सामान्य एप्लीकेशन एप्स, और एक हो गया है कस्टमाइज कस्टमाइज एप्स, है ना। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, तो वो हमारे मोबाइल के भी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और कंप्यूटर के भी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, और जिसको हम चाहें तो इंस्टॉल भी या अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन कहलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य एप्लीकेशन की अगर बात करें, सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर सामान्य उद्देश्य पर्पसों के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये यूजर्स को सरल कंप्यूटर कार्य करने की अनुमति देते हैं, एकदम सामान्य काम करने की अनुमति देते हैं, है ना। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एडोब, फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, क्विक बॉक्स, कैड। यही नहीं, आपके मन में जो भी एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं वो सारे एप्लीकेशन के यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि जो कस्टमाइज एप्लीकेशन होता है, मतलब कि हम वो एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन की बात करें, जैसे कि मान के चलिए ज्ञापन एकेडमी का एक अलग कस्टमाइज एप्लीकेशन हम बना दें,
जैसे कि ज्ञापन एकेडमी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और हमारे ऐप पर आइए, पढ़िए, 299 का सब्सक्रिप्शन लीजिए और मैं वहाँ पर पूरी की पूरी डीएलएड का या मान के चलिए कि बिहार कार्यालय परिचारिका या बिहार जीविका का पूरा संपूर्ण कोर्स करा रहे हैं। मान के चलिए अगर ऐसा हमको करवाना है तो हम IT सेल वालों से बात करेंगे और कहेंगे कि मेरा भी एक एप्लीकेशन बना दो, और हम सारे बच्चों को चाहें तो वहाँ से जुड़ सकते हैं, वहाँ से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो वही बातें हैं। तो ये हो गया कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, माने हम अपना जो भी काम करें वो एक स्पेसिफिक वर्क करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सामान्य एक ही उद्देश्य होता है ना। इन्हें विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्पेसिफिक पर्पस के नाम से भी जाना जाता है, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि रेलवे के लिए अपना खुद का एक एप्लीकेशन है रेलवे, IRCTC देख रहे हैं ना, IRCTC खुद का एक एप्लीकेशन है जिस पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हैं। पूरा UPI में अगर आप जो भी UPI इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी ट्रेन का दिया हुआ है, ट्रेन टिकट है ना, ट्रेन टिकट फिर आपको इनडायरेक्ट कहाँ करता है, IRCTC में, है ना। जाहिर सी बात है, अपने मोबाइल के अंदर आप पेटीएम चलाते होंगे, पेफोन चलाते होंगे, गूगल पे चलाते होंगे, या फिर कोई भी एप्लीकेशन जहाँ से आप चार्ज व रिचार्ज करते हैं, जो भी आप अपने मोबाइल में मान के चलिए बिल रिचार्ज करते हैं या बिल पेमेंट वगैरह करते हैं, या आपने जो भी ज़रूरत की चीज़ें करते हैं, मान के चलिए कि जहाँ पर आप खरीदारी वगैरह करते हैं, आप चाहें तो मान के चलिए कि अपने ही UPI के माध्यम से, अपने ही पेटीएम और पेफोन के माध्यम से आप जो भी खरीदारी करते हैं, जहाँ से खरीदारी करते हैं उसी में आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन दिखाई देंगे, जिस एप्लीकेशन में आपको ट्रेन का टिकट या एरोप्लेन का टिकट करने का वहाँ पर डायरेक्ट मिलेगा। वहाँ पर जब आप ट्रेन टिकट पर जाएंगे ना तो आपको इनडायरेक्ट करेगा IRCTC में, हालांकि आपको पेफोन के थ्रू या गूगल पे के थ्रू आपका ID बनेगा, लेकिन IRCTC में ही ID बनेगा। तो ये जो IRCTC है ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कस्टमाइज एप्लीकेशन, जो पूरे के पूरे रेलवे का सर्वर इसी पर जुड़ा हुआ है और पूरी की पूरी टिकट कटने और एक जगह से दूसरी जगह जाने की हर घटना और उसकी टिकट का जो है ना निकालने और कहीं ना कहीं से उसका मैनेजमेंट करने का काम IRCTC एप्लीकेशन के माध्यम से होती है। तो शायद आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि उदाहरण, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, पैरोल मैनेजमेंट सिस्टम या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर, या होटल मैनेजमेंट के रूप में भी, जैसे कि पूरे होटल का कार्य एक ही सॉफ्टवेयर पर होते हैं, यानी पूरे होटल मैनेजमेंट का काम हो जाता है। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने, एडिट करने और उन्हें फॉर्मेट के लिए किया जाता है। क्या चीज़, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। ये स्पेल चेक, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इमेज व टैबलेट डालने की क्षमता जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं, जो इन्हें रिपोर्ट, पत्र और निबंध लिखने के लिए उपयोगी बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट्स है ना, जैसे एप्लीकेशन यूजर्स को सारणीबद्ध रूप में डेटा को व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और उसमें परिवर्तन करने की अनुमति देते हैं। गणना, ग्राफिक टूल और पिवट टेबल जैसे कार्य उन्हें वित्तीय विश्लेषण, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए उपयोग बनाता है। प्रेजेंट, यहाँ से देखते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड्स जैसे टूल्स है ना, स्लाइड्स का उपयोग करके यूजर्स को दृश्य प्रस्तुतियाँ, विजुअल प्रेजेंटेशन बनाने में सक्षम बनाते हैं। ये इमेजेस, वीडियो और एनिमेशन जैसे मल्टीमीडिया घटकों को माने सपोर्ट करते हैं, जिससे ये शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रेजेंटेशन यानी एजुकेशनल एंड बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपयोगी बन जाते हैं। कौन, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS की बात कर लेते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्रामों को का एक समूह है जो यूजर्स को डेटाबेस को परिभाषित करने और बनाए रखने में सक्षम बनाता है, और डेटाबेस तब तक कंट्रोल एक्सेस प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MySQL जैसे सॉफ्टवेयर यूजर्स को डेटाबेस बनाने, मैनेज करने तथा उन्हें परिवर्तन करने में सहायता करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ईमेल क्लाइंट की बात कर लेते हैं। भाई ईमेल क्लाइंट की बात कर ले, है ना, ईमेल क्लाइंट की। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और जीमेल जैसी एप्लीकेशन यूजर्स को अपने ईमेल अकाउंट्स को मैनेज करने में मदद करते हैं। किसे, ईमेल क्लाइंट्स के माध्यम से। ये ईमेल व्यवस्थित करने, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने और संपर्क सूची
बनाए रखने के लिए टूल्स प्रदान करते हैं। ये ईमेल क्लाइंट का काम है, जो हम लोग जीमेल से चैटिंग वगैरह कर लेते हैं या अपनी कोई भी चीज़ें भेज देते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि क्विक बुक्स, ईआरपी टूल्स और टैली जैसे एप्लीकेशन का उपयोग व्यावसायिक लेन-देन यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन में किया जाता है। अच्छा, मैलिशियस सॉफ्टवेयर की बात करें तो इन सॉफ्टवेयर का उद्देश्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना है, उदाहरण जैसे वायरस, वॉर्म्स, है ना, ट्रोजन्स आदि। अच्छा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो एडोब पेजमेकर और कैनवा जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग टेक्स्ट और ग्राफिक्स को मैनेज करने के लिए किया जाता है। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा जितना भी हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जो बहुत ही अच्छा तरीके से कंटेंट पढ़ाने और इतनी जल्दीबाजी में समझाने की कोशिश किया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को स्लो मोड में करके, अगर बहुत स्लो लग रहा होगा तो फास्ट मोड में करके, यानी कि यूट्यूब ने दोनों चीज़ें दिया है, ये करके आप चाहे तो मेरे वीडियो को दोबारा तिबारा करके देख सकते हैं। और चूंकि देखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि जिसमें खूब मन लगे, खूब मजा आए और जो चीज़ें खूब समझ में आए उसी को समझे, नहीं। कोई भी नया गाना या नया कोई शब्द या कोई नई बातें या नई कहानी सुनते हैं ना, तो हमें एक बार में याद नहीं होता है, हमें एक बार में समझ में नहीं आता है, या कहीं भी नए जगह पर जाते हैं तो हमें डायरेक्ट मन नहीं लगता है। तो सोचिए कि हम लोग को अपना मन लगाने के लिए अपने मन को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। आप सोचिए ना थोड़ी देर के लिए कि आपको आए दिन 6 महीना या 3 महीना के अंदर, 3 या 6 महीना के अंदर आपको एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना है। आप अपने मुकद्दर और अपने नसीब के इकलौता ऐसे हार्डवर्कर हैं जो आप खुद ही अपना हार्डवर्क करके अपने नसीब और अपने मुकद्दर को लिख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिसकी नसीब और जिसकी मुकद्दर उनके साथ होती है, वो ना चाहते हुए भी उनको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि 95% ऐसे लोग होते हैं जो अपने मुकद्दर कहीं ना कहीं से बनाने के लिए बहुत हार्डवर्क करते हैं। तो आप भी वहीं हार्डवर्क कीजिए। और मुकद्दर की बात है, बाकी ऊपर वाले तो कहते हैं कि मेहनत करो, फल की चिंता क्यों कर रहे हो, हम तो देंगे ही। तो जब मेहनतें कर दोगे तो फल तो मिल ही जाएगा। तो ऊपर वाला तो ठीक है कह रहा है, आप मेहनत कीजिए। तो इस हिसाब से आप सभी को मेहनत करने की आवश्यकता है। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि इसमें मेरे को मन नहीं लग रहा, तो मन लगाइए, इसमें कोई गुजारा और कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, मैं मान के चलिए, थोड़ा देर के लिए सोचिए मैं जो कह रहा हूँ। अच्छा, आप कहते हैं कि मेरे को कंप्यूटर कंटेंट पढ़ने में मज़ा नहीं आता और ना ही उसका ऑब्जेक्टिव करने में मज़ा आता है, ठीक है। सरकार कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हमको आपको 50,000 रुपया महीना देने में मज़ा नहीं आता है, हमको 40,000 देने में मज़ा आता है, आपको डाइजेस्ट होगा नहीं ना? क्योंकि हमको 50,000 देने में मज़ा नहीं आ रहा है। गलत बात है ना? आपको पूरा पैसा कमाने के लिए, आपको एक अच्छे अधिकारी बनने के लिए आपको एक अच्छा मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर आप अच्छा मेहनत नहीं करेंगे, आप अच्छा अधिकारी नहीं बनेंगे। आप खराब मेहनत करेंगे, खराब अधिकारी बनेंगे। तो बिहार जीविका में आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो, यानी कि इस जीविका दीदी में, इस जीविका समूह के ऊपर के अधिकारी बनने जा रहे हो, जो कहीं न कहीं से आपका एक शासन होगा, आपका एक अधिकार होगा जो अपने से नीचे वाले लोगों को कंट्रोल करेंगे, है ना? बिहार कार्यालय परिचारी में तो आपको चपरासी बनना है। तो चलिए भाई, चपरासी बनिए, चाहे अधिकारी बनिए, भगवान करे आप कुछ भी बने, लेकिन सरकारी नौकरी एक जीवन में हो जानी चाहिए। बाकी अगर आप चपरासी बनते तो ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए वो नौकरी होगा, जो चपरासी बनने से आपको अधिकारी बनने तक का टारगेट करवाएगा। कहीं न कहीं से अगर आपको जीवन में देखो, चपरासी बनने का यानी बिहार कार्यालय जो परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट है, वो नाम को थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर आपको किसी भी स्थिति परिस्थिति में, थोड़ा देर के लिए सोचिए कि अगर आप चपरासी बन जाते हैं तो सरकारी नौकरी, भाई मान के चलिए कि जो बेरोजगार है वो तो चाहेगा कि हमको किसी भी तरीके का सरकारी नौकरी हो जाए, बाकी दूसरा तो उससे काम होगा नहीं। वो कहीं जा के ऐसा नहीं है कि हथौड़ा चलाएगा या वेल्डिंग का काम करेगा या इलेक्ट्रीशियन का काम करेगा या जो भी है ना, तो ऐसा तो है नहीं। तो कुल मिला जुला करके वो चाहेगा कि हम पढ़ाई करें तो हमारा पढ़ा हुआ हमारा सार्थक हो जाए। और हमारी सरकार जो बहाली निकाल रही है, चाहे वो चपरासी का निकाले, चाहे ग्रुप डी का निकाले, या किसी भी लेवल का, कितने लो लेवल के निकाले, हाई लेवल का, भाई मेरा नौकरी पहले हो जाना चाहिए। पहले हम एक जगह नौकरी सेटल हो जाए। सरकार 10,000 20,000 जो भी दे रही है, पहले हमको लेना है और फिर उसी में पढ़ाई करना है। और ठीक साल भर में हम अपनी मुकद्दर को ऐसा बदलेंगे, अपने तकदीर को ऐसा बदलेंगे कि देखने वाले देखेंगे। हम चपरासी बनेंगे, ठीक है, 1 साल के लिए रहेगा, एक तो वहां से कोसना मिलेगा और थोड़ा सा हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम चपरासी हैं, तो बहुत सारे लोग हंसेंगे। तो वो हंसा हुआ हमारे ऊपर जब बार बार इफेक्ट डालेगा तो हम पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ा अधिकारी बनेंगे। जाहिर सी बात, फिर एक कहानी लिखाएगा कि चपरासी से अधिकारी बनने का
सफर, है कि नहीं है? तो कुल मिला जुला करके कोई भी नौकरी खराब नहीं होता, पहले तो जीवन में एक नौकरी होनी चाहिए, है ना? तो कुल मिला जुला करके आप बिहार जीविका में एक बहुत अच्छे पोस्ट का तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता है। चलिए, ये कंटेंट नहीं देखे होंगे तो फिर दोबारा भी देख लीजिएगा, बढ़िया से नहीं समझेंगे तो दोबारा समझ लीजिएगा, लेकिन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे तभी आप आंसर लगा पाएंगे, जब इस कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझे रहेंगे। चलिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो अपलोडेड के साथ बाबू। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज, बाय।